देखो सर, दो असाइनमेंट में से दोनों ही चैप्टर 3, एक चैप्टर 2 का होगा। लिख लो, बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ। ऊपर लिख लो चैप्टर 2 होगा। अच्छा, चैप्टर 2 लिखा हुआ है, चैप्टर 2 पे चैप्टर 2 लिखा है। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो चैप्टर 3 के कितने क्वेश्चन है इसमें? 90 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, PYBQ है और वो वर्क बुक है, ठीक है, कंपाइलेशन ही है और कुछ नहीं है। चलो सर, चैप्टर है हमारा, तुम्हारा क्या क्या छूट गया? काफ़ी कुछ, वैसे काफ़ी कुछ कराया ही नहीं वैसे मैंने। तुम्हारा केवल सेल छूट। किरचॉफ पढ़ी हो? क्वेश्चन सुनो, किरचॉफ पढ़ी तो हो तुम? तो तुम्हारा जो टॉपिक, सुनो, मैं लास्ट के 3 टॉपिक कोई टॉपिक नहीं हुआ है, केवल हुआ है सेल, है ना? बहुत छोटा टॉपिक है ये, 10-15 मिनट का टॉपिक। नहीं छोटा नहीं है, बट हमने पढ़ा दिया। क्या स्किप करा? सिलेबस डाउनलोड करो। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड, कुछ भी स्किप नहीं है। आप डाउनलोड करिए सिलेबस, सब कुछ कवर्ड है। सेल और लास्ट का था किरचॉफ का, नहीं किरचॉफ का नहीं, किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रूफ, है ना? डेरिवेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका डेरिवेशन 4 लाइन का है ना? अगर आपने कोशिश किया हो तो कुछ नहीं है, 2 लूप लेना है, फिर IG करंट को 0 कर देना है, वो रेशियो बराबर आ जाएगा। बस करके देखना। व्हीट स्टोन में तो 4 लाइन है। वो इसके थे, सेल में था, सेल में था, इसमें था। और सेल 2 तरह के होते हैं, सीरीज वाला एक होता है, उसमें इक्विवेलेंस EMF होता है आपका E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंस होता है आपका R1 प्लस। और सेल में जो पैरेलल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें E इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंस होता है 1 अपॉन R1। ये याद करना थोड़ा आसान है, सिंप्लीफाइड वाला मतलब जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो मल्टीपल, ये वाला तो डेरिवेशन है सिलेबस में, दोनों ही है, बट ये CBSE 2015 में पूछा गया था, तो पढ़ना तो है डेरिवेशन में। तुम्हारा यही छूटा है, बाकी ऐसा नहीं है कि चैप्टर फिर से रिवाइज नहीं होगा, चैप्टर सारे रिवाइज फिर से होंगे, पहले तो पढ़ा तो जाए। ये है चैप्टर 4, जिसका टारगेट है आज कोशिश करेंगे कि 4 टॉपिक कंप्लीट करें हम। चैप्टर 4 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होमवर्क चल रहा है? हुआ है? वर्कबुक हो गया? तुम इसको दे देना वर्कबुक, तुम्हारी वर्कबुक इसको दिया मैंने, चैप्टर, हाँ दे देना बाद में, ये लो थर्ड चैप्टर दे देना इसको। देखो, आते हैं वापस क्लास 10th पे। क्लास 10th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें यह था कि अगर मान लीजिए एक वायर ही है, सपोज इस वायर में अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। अगर आपने यहाँ पे कंपास रखा तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन, है ना? हमारा एक ये वायर है XY इज अ वायर, और फिलहाल इसमें कोई करंट नहीं है, तो मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसा पहली बार एक थे वैज्ञानिक, आपके बुक में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा सा नाम है, ऑस्टेड समथिंग करके, उन्होंने देखा कि जब मैं इसको करंट सप्लाई से इसको सर्किट में मिक्स किया, और जैसे ही मैंने ऑन किया इसमें करंट फ्लो किया, और उसकी वजह से यहाँ पर कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। अगर मैं बैटरी का साइन चेंज कर दूँ, अभी ये पॉजिटिव और निगेटिव है, रिवर्स पोलैरिटी कर दिया जाए, अगर रिवर्स पोलैरिटी कर दिया जाए, कुछ ऐसा, पॉजिटिव को कुछ ऐसा, तो करंट अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो कंपास का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कंपास का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, पहले से अपोजिट हो जाएगा। तो ये समझ आया कि अगर कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब उसके इर्द गिर्द या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? कंपास तभी डिफ्लेक्शन शो करता है जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में थंब हमारा
डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो करंट अगर ऊपर की तरफ जारी होती है तो हम अपने फिंगर कैसे क्लोज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन होती है। सब 10th में है। करंट अगर नीचे की तरफ जारी है तो हम अपने फिंगर को क्लोज किए तो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है, तो आउटसाइड दी प्लेन। यहाँ पर जो मैंने बी लिखा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी प्लेन। एसी चलो वर्धन सी में गर्मी होती है यार। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी। असल में एक बार ओपन कर लेना, उसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कंपास वाला। ये पहली बार 1800 समथिंग 03 में ऑस्टिन ने ये बात बताई, ठीक है। तो पहली बार ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट टॉपिक 4.2 पेज नंबर 251। हाँ, तो यहाँ पे देखो कंपास का डिफ्लेक्शन का सेकंड पेज पे जाना, फिगर 4.1 है ना। यहाँ पे देखो कंपास का डिफ्लेक्शन हो रहा है, कंपास का डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये सारी बातें भाई साहब बोल के चल बसे, खत्म हो गए। नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने सारी बातों को फॉर्मुलेट किया। ये था आपका ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये सारी बातें करके भाई साहब चल बसे और नए भाई साहब आए जिनका नाम था बायो-सेवर्ट लॉ। उन्होंने इस सारी बातों को बायोट, क्या पढ़ेंगे इसको, जो भी है सरस्वती, बायो-सेवर्ट लॉ आया। सारी जो एक्सपेरिमेंट हुई थी उस दौरान उनको उन्होंने एक जगह पे क्या किया, कंसाइज किया और फॉर्मुलेट किया फॉर्मूला। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा कट करना है, इसका नाम दिया गया करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया गया? वो वायर कितना छोटा काटा जाएगा सर? बहुत छोटा। कितना छोटा? dl टेंस टू 0 बट नॉट 0, बट नॉट 0 टेंस टू 0, बहुत छोटा सा। dl एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन, इस चैप्टर में डिस्क्लेमर, बहुत आसान चैप्टर है ये। डायरेक्शन अगर आपको समझ नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा। आप सब कुछ सही लगाओगे, फॉर्मूला भी सही लगाओगे, वैल्यू भी पुट करोगे, पर डायरेक्शन की वजह से सारा आंसर 0 हो जाएगा। और कुछ नहीं है, सबसे छोटा चैप्टर है, बुक 1 का सबसे ईजी चैप्टर है, ठीक है। 5th इससे भी ईजी है, बट वो चैप्टर को क्या ही काम, थ्योरी 100% है। इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, बट ये बहुत आसान है। 25 टॉपिक है बस। पिछले वाले चैप्टर में 35 टॉपिक्स थे, इस 25 में भी 5 टॉपिक डिलीटेड है, 20 टॉपिक पढ़ने हैं बस आपके, यानी हार्डली 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये, इतना छोटा चैप्टर है ये, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर इज सेम एज, आप रनिंग हैंड में लिखते चलो, एज डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं लिखवा भी दूंगा, फिर भी रनिंग हैंड में लिखते चलो, डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में बिजली का प्रभाव होगा, फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में dl वेक्टर भी लिया जाएगा। व्हाट इज dl? dl इज अ करंट एलिमेंट, dl इज अ करंट एलिमेंट, ठीक। तो अब बहुत ध्यान से अगर हम देखा जाए, तुमको क्या हो जाता है, हर सेशन में होता है 1 महीना। हाँ, पिछली बार भी तुम्हारा 1 महीना गया था। तुम्हारा हाइबरनेशन होता है क्या तुम्हारा? एक सेशन तुम्हें 1 महीना चाहिए पूरे शरीर को रिकवर करके फिर है? हाँ जी। अगर ये dl एलिमेंट बहुत ही छोटा है मान लो, तो एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा, छोटा सा स्ट्रेट वायर, छोटा सा स्ट्रेट वायर। हमने कहा कि इस dl एलिमेंट से p डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर p डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए p पॉइंट पे। ये p पॉइंट r डिस्टेंस पे है, r इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ OP फ्रॉम dl वेक्टर, फ्रॉम dl वेक्टर। इसके बीच में dl वेक्टर और इसके r के बीच में एंगल है हमारा थीटा। सो थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज, तो कितना आराम से पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड
पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इन द डायरेक्शन ऑफ इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनसाइड द प्लेन। क्रॉस मतलब इनसाइड, डॉट मतलब आउटसाइड। चूंकि छोटा सा एलिमेंट है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB वेक्टर। व्हाट इज dB? dB इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट, मैं फिर से लिखता हूँ, dB इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लिख देता हूँ मैं, ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट dl एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। ठीक है, अब इन सब को हमने लेबलिंग कर दी। अब यहाँ से जो उन्होंने लॉ दिया, लॉ का मतलब क्या होता है कि भाई साहब यही सत्य वचन है, आप हमारी और आपकी ऐसी कोई हैसियत नहीं कि हम इसको चैलेंज करें, है ना। राम ही भगवान है, राम का जन्म ही अयोध्या में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट नहीं साबित कर पाई। सभी मैथमेटिकल जो प्रूफ इन्होंने दिया वो आज तक वैलिड है, आज तक कोई इसको गलत साबित नहीं कर पाया। तो हम सीधे पढ़ लेते हैं। इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, दैट इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। द एंगल बिटवीन, उसका साइन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने कितना बड़ा वायर सेलेक्ट किया, सिंपल सी बात है, अगर बहुत बड़ी वायर होगी तो बहुत मैग्नेट बनेगा। इस पंखे में अगर कॉयल को अगर आप खोलो तो बहुत लंबी वायर बनेगी, कई 1000 कॉइलिंग होगी ना, पतली पतली, बहुत लंबी वायर बनती है वो। जितनी जब बड़ी वॉल मतलब वायर, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जितना करंट प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करोगे तो ज़्यादा करंट सप्लाई करोगे वायर में तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कम करोगे तो कम डिफ्लेक्शन होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, अगर मैं मैग्नेट यहाँ रखूँ तो हो सकता है यहाँ पे कोई मेटल इसको खींच लेगा, तो वही मेटल उस कोने रख दूँ तो शायद उतनी आसानी से ना खींच पाए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेस्ट। नहीं वहाँ कंफ्यूज मत हो, यहीं पर रहो। रेसिस्टिव चैप्टर का बिल्कुल यहाँ पे जिक्र नहीं करना है, ये एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ये मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म। सुनो मेरी बात, ये मैग्नेट है और ये लोहे का कील है, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ईजिली खींच लेगा। ये मैंने सीवेन को कर दे दिया तो ये ईजिली खींच पाएगा, इसलिए बोला गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना दूर जाओगे उतना वीक होते जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इन सब को कंबाइन किया गया, चारों बातों को, 4 स्टेटमेंट इन्होंने दिए, इन 4 स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया और एक फॉर्मूला बनाया गया, dB इज इक्वल टू K, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट। आइडियल आपका पहला फॉर्मूला आता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर यहाँ तक? K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज अ, और इसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, केवल वैल्यू लिख रहा हूँ, 10⁻⁻⁷। कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा ही है। हम लोग ना जब कूलम से स्टार्ट किए थे तो वहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और वहाँ पे 9 × 10⁹ था, और वहाँ फॉर्मूले पे 1/4 पाई ई नॉट था। यहाँ पर म्यू नॉट है, म्यू नॉट ई नॉट भाई भाई है, मतलब म्यू नॉट ई नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर, है ना, चार्ज के केस में। किसके? ये भी फ्री स्पेस की परमिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ठीक है, अब सब कुछ थोड़ा सा और ढंग से लिखा जाए तो dB का फॉर्मूला बना हमारा, अभी वेक्टर नहीं लगाना है, बाद में लगाऊंगा। ये बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला आया, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, भी मतलब पूरा ही फाइनल नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, आईजे के फॉर्म में नहीं। बताता हूँ कैसे। जो राइट हैंड थंब रूल है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। क्या होता है? तो हमें इसको क्रॉस प्रोडक्ट की तरह दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्मूला चलो बनाते हैं। हमें क्या करना है, आर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, क्या होगा देखो, ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, है ना। किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर साइन का एंगल है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, यानी कि कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और याद रखिएगा, अगर हमने ऑर्डर चेंज किया, आर क्रॉस डी एल किया, तो साइन माइनस में आ जाएगा। क्या जाएगा, मतलब लेट्स से दिस इज योर डी एल वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर, आपने उंगलियों को रखा डी एल पे, फोल्ड किया आर की तरफ, तो आपका थंब आउटसाइड द प्लेन है, तो वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ। अगर आपने सेम कंपोनेंट, यही अभी भी डी एल है और ये है आपका आर, और आप आर से डी एल की तरफ गए, आर से डी एल की तरफ जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन देगा, और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अजम्पशंस क्या लिखोगे इसके, अजम्पशंस वही कि डी एल इज अ करंट एलिमेंट, आर इज अ पोजिशन वेक्टर, ये सारे अजम्पशंस हैं। हाँ, ये लिख लीजिएगा। तुमने देख लिया था अपना आंसर, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रही थी तुम? नहीं, आप वो मेरे को एक बार दिखा देना। मेरा पेपर तो विकास सर के पास है, उन्होंने पीडीएफ बना के भेजा, अरे फोटो खींच के भेजा। चलो आगे से जो टेस्ट वगैरह है, मैं कॉपी मंगवा रहा हूँ पतली पतली 50 पेजेस के, तो आपने कॉपी में ही करने हैं वो, और यहीं रख देना है। तो क्या होगा, वो खोगा A4 शीट, हम जो भी आप पेज निकालते वो खो जाता है। टेस्ट होगा हर फ्राइडे, हर फ्राइडे सैटरडे संडे, एक वीक में एक टेस्ट जरूर होगा। पुराना टॉपिक का ही हो बट होगा जरूर। अब हमने जूनियर टीचर असाइन किया है, यूटिलाइज तो करना है ना। आया तो था उस दिन टेस्ट लेने, आर्या। उसी को कर दिया। हिमाचल नहीं जा रही हो? तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं हिमाचल सब। अब तुम पता करो। नहीं, मेहर के अलावा भी कोई जा रहा है, पूरी टीम जा रही है 100 लोगों की। पता करो कौन जा रहा है। कौन जा रहा हो? गॉसिप निकालो। तुम्हें नहीं बताया कि ऐसे कैसे? मसूरी जा रहे हैं, हिमाचल तो कोई नहीं जा अच्छा, मसूरी जा रहे हैं, प्लान चेंज है। रहा। स्कूल की ट्रिप। तो क्या? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। there's a similarity and difference between Coulomb's law and क्या क्या? similarity and difference between Coulomb's law। वो आपको खुद से लिखना पढ़ के। हमने अभी क्यों लिखा है? घर पे लिखा हाँ, नहीं अभी लिखना, हैंड पे डाल दो। तो मैं समझा देता हूँ दोनों में सिमिलरिटी क्या है। हमने है। कूलम्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ। देखिए कूलम्स क्या था, कैसे था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बायो-सेवर्ट लॉ है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं, है ना। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों इन्वर्सली स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। वीक हो जाता है फोर्स बट लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही लग रहा है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। डिफरेंस ये है कि अच्छा, दोनों ही मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही, ये भी सिमिलरिटी है। दोनों चार्ज पे डिपेंड करें। वही बताना डिफरेंस, नहीं
चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर में आएगा। इसमें करंट का डायरेक्शन होता है आउटसाइड और अरे अप और डाउन, तो इसमें इनसाइड और आउटसाइड होगा। तो बुक पढ़ लीजिए, 3 पॉइंट है, प्लीज़ पढ़ लीजिए। और मैं कहूँगा अभी लिख लो, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो अभी कर लो फिर। प्लीज़ राइट 3 पॉइंट्स। आते नहीं है उसके आगे उसके आगे नहीं आता, उसके आगे नहीं आता मेरे को। समझ आया? ये 3 पॉइंट्स पढ़ के और अभी लिखना है। चलिए लिख लीजिए, बता दो। ठीक है, अभी एग्जांपल करो तुम, ठीक है, यूनिट डायमेंशन से, जैसे फॉर्मूला बनाना, कन्वर्जन यूनिट करना, 3 एप्लीकेशन है। केमिस्ट्री 5 बजे है यहाँ की केमिस्ट्री, 12th की है केमिस्ट्री आज ये अनु सर की, कितने बजे? कह रही है मैं 2 बार नहीं आऊँगी, मॉर्निंग क्लास इसने नहीं रखवाई है। इसकी भी गलती नहीं है, चलो एक तो चेंज हुआ ही है, दूसरा क्लासेस भी क्लास हो रही थी सारी एक साथ, आज काफ़ी क्लास हुई हैं, तो मैंने कहा चलो 2 बार जहाँ, फिर मेहर की क्लास कैंसिल की मैंने, 3 से 5 वाली एक कॉन्टीन्यूटी हो जाएगी।
तो अपने शब्दों में बना लो ना पढ़ के। लिख लो। आर्किटेक्चर अच्छा प्रोग्राम है, अगर हो इंटरेस्ट तो ट्राई करो उसको। कंपटीशन कहाँ नहीं है, हर जगह है। नहीं है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इसलिए कंपटीशन हो गया क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है और रिसोर्स बहुत कम। डेवलप देशों में कॉलेज की सीट इतनी ज़्यादा है कि बच्चे कम हैं, तो सबको मिल जाता है। इंडिया में 25 लाख बच्चे नीट देते हैं तो 1 लाख सीट है केवल, गवर्नमेंट प्राइवेट मिलाकर। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे 24 लाख। ये प्रॉब्लम है। अगर कहीं आप जर्मनी जैसे देश चले जाओ, यूएस जैसे देश में चले जाओगे, अगर वहाँ पर 1 लाख सीट होगी ना तो शायद 70-80 हज़ार बच्चे ही होंगे जो पेपर फॉर्म भरे होंगे, तो सबको कॉलेज मिल जाता है। प्लस वहाँ पे अगर मान लो प्राइवेट भी मिला तो बहुत सारे डेवलप देशों में गवर्नमेंट ये बीमार है। चलो फिर कर देना चालू, कर देगा वो। देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब हमें ये मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। अगेन क्लास 10th में ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम अगर हमारे पास वायर है तो बस हमने इतना पढ़ा था कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पढ़ा था हमने बस, ठीक है। अगर करंट नीचे की तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, दैट इज इसको एंटी क्लॉक बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज। इतना पढ़ के छोड़ दिया था हमने। इस बार ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे जो कि है μ0/4πi/a sin φ1 sin φ2। अब क्या है ये φ1 और φ2 समझते हैं। एक डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत तसल्ली से इसको समझना क्योंकि ये सबसे लेंथीएस्ट डेरिवेशन इस चैप्टर का आफ्टर सोलेनॉइड और सबसे इम्पोर्टेंट है। लेट्स से हमारे पास ये एक वायर है और ये वायर स्टार्टिंग में बोला गया इन्फाइनेटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा है। इस वायर से ए डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये ए डिस्टेंस है, एक पॉइंट है पी, और इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। मुझे डाउन साइड द प्लेन आ जाएगा बस, वो नहीं डेरिवेशन सेम होगा, बस आउटसाइड और इनसाइड का, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी इस करंट आई की वजह से बी, वो बनेगी इनसाइड द प्लेन, जिसकी वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी। क्या लिखी मैंने? हमने लिखा B = μ0/4π। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए। I/a sin φ1 sin φ2। ये सेकंड फॉर्मूला है आज की क्लास का, ये बनाना है मुझे। अब समझिएगा, एक छोर से मैंने इसको कनेक्ट किया और एक कॉर्नर से मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है। ये आपका x और ये y। इस एंगल को हमने बोला φ1 और इस एंगल को हमने बोला φ2। अब डायरेक्शन देखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है एंगल, उसका फर्क पड़ेगा। अभी वह बुक में देना ऊपर वाला φ2 है या φ1 है, क्योंकि डेरिवेशन उसी से हो जाएगा। ऊपर वाला एंगल φ2 है तो इसको हम φ2 लिखेंगे। सेम जाएंगे, ये है φ2 और ये है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर हम ये एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं इस तरह से, जैसे ये लाइन है ऐसे मेजर कर रहे हैं एंगल, इसको हमने पॉजिटिव लिया, और इस लाइन पे एंगल हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं जिसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो एक पॉजिटिव एंगल होगा और एक नेगेटिव एंगल होगा। तो φ2 जो है वो पॉजिटिव होगा और φ1 जो है नेगेटिव। ये अभी दिमाग में बैठा लेते हैं कि φ1 का साइन नेगेटिव होगा और φ2 का साइन क्यों, बताता हूँ। हम इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की मिले। उसके लिए क्या चेंज हो रहा है, एंगल।
अब यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट कट करते हैं, ये रहा हमारा करंट एलिमेंट, दैट इज डीएल। इस करंट एलिमेंट से हम एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं पी पे आर, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, हमने एक छोटा सा इस वायर का हिस्सा काटा, ये वायर का हिस्सा धीरे 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 हम पूरा ले लेंगे तो पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे वायर कट सकते हैं, कितने, बहुत सारे, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, ओ पी क्यू ऐसे लिख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू डी एल, उसकी वैल्यू होगी वही बायो सेवेट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यही होगा। अब मुझे ना इंटीग्रेट करना है इसको डी बी को, ताकि मुझे क्या मिल जाए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए इस पूरे वायर से। प्रॉब्लम पता क्या आएगी इंटीग्रेशन में, वो ये आ रही है, कुछ ज़्यादा अच्छी हो गई इसमें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि चेंज हो रहा है थीटा। अब थोड़ा सा इसको विजुलाइज अगर कर पाओ, ये दो लाइन स्टार्टिंग में थी येलो वाली, ये दो लाइन थी स्टार्टिंग में येलो वाली, धीरे धीरे एंगल चेंज हो रहा है, थीटा 1 थीटा, ये जो फाई 2 है 20 30 40 50, ऐसे ही फाई 1 20 30 40 50 बढ़ रही है, चेंजेस हो रही, घट भी सकती हैं, ऐसे घट भी रही, और एक समय आएगा ये पूरा ही खुल जाएगा। तो जो चेंज हो रहा है वो एंगल हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, ये जो डीएल एलिमेंट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो यहाँ पर वेरिएबल है वो है एंगल। क्या है, अब प्रॉब्लम ये है क्या क्या चेंजेस करना, मैं बताता हूँ। मुझे साइन थीटा को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये कुछ फाई के फॉर्म में आ जाए, कुछ फाई के फॉर्म में आ जाए। मुझे आर नहीं, हाँ बता रहा हूँ, मुझे आर भी चेंज करना पड़ेगा, देखना कैसे, और मुझे डीएल भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। इस डायग्राम को बहुत आराम से देखते हैं, ये डेरिवेशन बहुत तसल्ली से आपको देखना होगा। एक ट्रायंगल हमारे पास है, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, उसमें थीटा प्लस फाई क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो बचे एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस, अब दोनों तरफ साइन ले लो, इधर भी साइन थीटा कर दो, इधर भी साइन कर दो, साइन 90 माइनस 5, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है पॉजिटिव में, यानी ये बन जाएगा कॉस फाई। क्या बन जाएगा, कॉस फाई। एक चीज़ तो अचीव हो गया, पहला वाला। अब अचीव करना है मुझे आर और डीएल, देखो कैसे करते हैं। इसी ट्रायंगल में कॉस फाई लिखो, जो ट्रायंगल हमने एज्यूम किया था ना, ये वाला ट्रायंगल ओ क्यू पी। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो एंगल है छोटा सा जो बन रहा है वो फाई है। क्या है, फाई है। तो अगर इस पे फाई एंगल है तो ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनस होगा, और ये होगा, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से आर हो जाएगा आपका ए अपॉन कॉस फाई। आर भी आ गया हमारे पास, साइन भी आ गया। अब डीएल की बारी है, किसकी बारी है, अभी समझ आ जाएगा जब सारा सब्स्टिट्यूट होगा, जब कट पिट जाएगा, इंटीग्रेट होगा, और फिर फॉर्मूला जो ये है ये बनेगा। हमने क्या बनाया, पहला साइन बना लिया, आर बना लिया, अब एल बनाते हैं। इसी ट्रायंगल में टेन थीटा देखो कितना होगा, कैसे होगा बताओगे कोई मुझे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट्स से परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर, इसको एल मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एल। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका एल, और बेस हो गया ए, पक्की बात है ना। तो एल इज इक्वल टू हो गया ए टेन थीटा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ बोथ साइड। ये थीटा नहीं है, फाई है। क्या है, फाई है, टेन फाई, क्योंकि एंगल हम थीटा मेजर फाई वाले को बेस बना रहे हैं सारा खेल, तो टेन फाई है।
अब हम डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, सो dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई डी फाई। तीन चीज को मैंने बदला। पहला बदला हमने, मैं बायो वाले से पूछूंगा डी फाई क्यों लिखा मैंने, है ना डाउट, डी फाई क्यों लिख दिया मैंने, चेन रूल, मैथ वालों को पता है। बायो में देखो क्या है, L इज इक्वल टू ए टेन थीटा था ना, एक्चुअली हम टेन फाई सॉरी, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड d बाई डी फाई कर रहे हैं, d बाई ए को इधर लिख ली थोड़ा जगह नहीं है, बोथ साइड हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो d बाई डी फाई टेन फाई का, ठीक है। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर फाई, तो हमने लिखा a सेक स्क्वायर फाई, और ये डी फाई इसको दे दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे को पता कहाँ डाउट आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ थी, ठीक है। इसको हम लोग चेन रूल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ आया मेरी बात, सब कुछ बदल दिया मैंने, है ना, दुनिया बदल चुकी है, साइन थीटा बदल चुका है, लोग बदल जाते हैं, हाँ क्या बुनबुना जा, हाँ अच्छा। अब जो ये बॉक्स बना है ना, इनको उठाना है और हमारे प्राइमरी फॉर्मूला डीबी में सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखते जाना है एक स्टेप। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई नहीं, करंट नहीं चेंज हो रहा था, ये सारी चीज़ें म्यू नॉट आई 4 पाई नहीं चेंज हुए, चेंज होगा डीएल, डीएल की जगह पे आएगा साइन की जगह पर आएगा आर स्क्वायर की जगह पर आएगा ए स्क्वायर, अभी जब कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, क्या बनेगा, है ना। तो देखा जाए, मैं एक डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, इससे इसको काट दिया, काट सकता है, आजकल बड़ा सेंसिटिव है भाई, ऐसे काट दिया तो ये वीडियो बनाकर, म्यू नॉट अब सेक स्क्वायर, विकास इंस्टीट्यूशन लगवा लेता हूँ मैं, अब नहीं कटेगा, जेई में 99.96 परसेंटाइल थे मैथ में मेरे, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 161, आसान नहीं आईआईटी जाना। एनीवे कैसा लगा, एनीवे अब सुनना, एक ये भी कटेगा, ये वाला भी कटेगा, ये भी, एक तो ये कटेगा ना, ये तो कटेगा। अब बचा जो जो वो ध्यान देते हैं, हाँ अब फिर से हाँ इंटीग्रेशन करना है, डी बी वैक्टर नहीं, केवल मैग्नीट्यूड हो तो वैक्टर लग गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई, यहाँ पे ए रख दिया है ना, ये वैक्टर यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कहाँ से, फाई 1 से फाई 2, तो फाई 1 से, और मैंने एक बात कही थी, कौन सा पॉजिटिव था और कौन सा नेगेटिव, ये नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव था, बाकी पॉजिटिव, हाँ तो कॉस का होता है माइनस साइन या साइन, माइनस साइन, तो ये बना आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए माइनस साइन फाई 1 से फाई 2 माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस होता है कि माइनस होता है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, हाँ माइनस ही होता है ना, नहीं ये वाला हाँ तब फिर ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए अपर लिमिट माइनस, हाँ एक सेकेंड, यहाँ तक ठीक है ये स्टेप। अच्छा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, डी फाई चला जाता है इंटीग्रेशन के बाद, है ना। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्लस होता है,
हो गए अरे हो गए नहीं हो cos गए। का माइनस साइन होता है इंटीग्रेशन में होता है। और इंटीग्रेशन आपने पढ़ाई कभी जिंदगी में? विकास सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाया पढ़ाएंगे प्लस होगा। तो सुनो एक चीज़ और समझना कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू द माइनस साइन थीटा, है ना। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये माइनस इसको मिल जाएगा बाहर वाले को, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और अंदर से गायब हो जाएगा ये। पर ये 5 1 होगा, है ना 5 1। तो आपका यही प्रूफ करना था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो अब क्लियर कट फॉर्मूला हमारा बना कुछ ये, साफ सुथरा लिखते हैं इसको, एक लाइन और लिख लेते हैं। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 1 प्लस साइन, मैग्नेटिक फील्ड कम बन रही है। नहीं एंगल आ रहा है। डीबी क्यों लेते हैं? डी भी छोटे एलिमेंट के लिए, बी मतलब पूरा, डीबी का मतलब है उस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए, और ये बी का मतलब पूरी वायर से, पूरी ये है आपका कंप्लीट डेरिवेशन। लिख लो बस तीन, इस डेरिवेशन में 3 बातें याद रखनी है कि हम लिखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ ही स्टार्टिंग में, लेकिन हम इस चीज साइन थीटा को, आर को और डीएल को एक से मैं फिर से, हाँ मैं जूम कर देता हूँ, समझा देता हूँ। हम लोग लिखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ ही, ठीक है, हैंग हो गया, बायो-सेवर्ट लॉ ही लिखेंगे, लेकिन उसमें से साइन को बदलेंगे फाई के फॉर्म में, आर को बदलेंगे और एल को बदलेंगे, मतलब डीएल को, फिर ले जाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कट्टम कुट्टी करेंगे, कॉस फाई डी फाई आ जाएगा, कॉस को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो साइन वाला कंपोनेंट ये वो साइन वाला कंपोनेंट है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट उससे मिल जाएगा बायो-सेवर्ट से। लिखो टॉपिक का नाम है करंट कैरिंग ड्यू टू इनफाइनाइटली, टॉपिक ये रहा, एक सेकंड कहाँ लिखा मैंने टॉपिक, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये टॉपिक नंबर है 4.5 पेज नंबर 4.5 पे है, ठीक है। ये ट्रिकी डेरिवेशन है, अच्छा है लेकिन ये डेरिवेशन समझो तो। लिख लो, इसके 3 केस बनेंगे, पहले लिख लो स्टेटमेंट कैसे आती है? स्टेटमेंट। देखो इस पे न्यूमेरिकल आएगा और स्टेटमेंट आएगा इसका कि, हाँ चला गया, अप्लाई बायो-सेवर्ट लॉ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यही स्टेटमेंट इसका, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी तक एग्जाम में तो हाँ स्टेटमेंट घुमा देते हैं ना। हाँ, तो हमें पकड़ना क्या है कि करंट की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कुछ भी घुमा दे, ये अगर पता होगा तो हम कर लेंगे, है ना। सिवन रिकॉर्डिंग बंद कर दो, नहीं पढ़ाना है विदाउट